तो इससे पहले निकाह का वर्गीकरण देखा था। आज इसके आगे विवाह की शर्तें, इनको देखा जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि बहुत से जब डिस्क्रिप्टिव सब क्वेश्चन पढ़े जाते हैं तो अक्सर सवाल आता है कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है। तो जैसे हिंदू विवाह को संस्कार कहा जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिम विवाह को संस्कार न कहते हुए संविदा के रूप में निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिहाज से देखना, इसलिए विवाह की या निकाह कह सकते हैं उसकी जो आवश्यक तत्व है उन पर विचार करते हैं और प्रमुख बिंदुओं को इंगित करते हैं। तो जब निकाह की जो शुरुआत है, औपचारिकताएं हैं, उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सामान्य औपचारिकताएं जनरल कंडीशंस में, और विधिक अवरोध यानी लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको भी देखा जाएगा। कुछ जनरल कंडीशंस देखी जाएंगी और कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस देखे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआत क्या है। तो जैसा कि स्पष्ट आप कहते हैं कि निकाह एक संविदा है, तो संविदा की तरह इसमें भी प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति से ही संविदा का निर्माण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले विवाह की आवश्यक शर्तों में प्रस्ताव पहला कदम है और दूसरा स्वीकृति। प्रस्ताव को कहते हैं इजब, और स्वीकृति को कबूल शब्द दिया जाता है, एक्स यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो गौर करने वाली बात है कि शुरुआत जो होगी इसकी प्रस्ताव और स्वीकृति से होती है। दूसरा, प्रस्ताव कोई भी कर सकता है पक्षकारों में से, यानी विवाह के जो पक्षकार हैं, विवाह के जो पक्षकार हैं, चाहे मेल की ओर से, पुरुष की ओर से प्रस्ताव किया जाए या महिला की ओर से। और एक चीज़ याद रखने योग्य है कि कोई इसका प्रस्ताव स्वीकृत का जो फॉर्म है, स्वरूप है, कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, कोई निश्चित प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं बताया गया। किंतु फैजी ने अपनी किताब में एक उल्लेख किया है, खासकर जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु व्याख्या के रूप में वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। फैजी ने कहा है कि प्रस्ताव के जो शब्द हैं वो हमेशा आदेशात्मक इम्परेटिव होते हैं। प्रस्ताव के जो शब्द होते हैं वो इम्परेटिव होते हैं। इम्परेटिव माने आदेशात्मक होते हैं। कि फैजी की आप जब बुक देखेंगे तो ही आपको दिखाई पड़ेगा। प्रस्ताव के जो शब्द ये प्रयोग किया जाता है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी, ऐसे शब्द क्या हैं? आदेशात्मक। लेकिन इसकी जो स्वीकृति होगी वो कहते हैं स्वीकृति पास्ट टेंस में की जाती है, यानी भूतकालीन शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। उसके जवाब में क्या कहा जाएगा? आई हैव मैरिड, मैं ब्याही गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो तथ्य पास्ट टेंस में दिखाई पड़ेगा वो दिखाता है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो विवाह के तथ्य को स्थापित करता है। इसलिए फैजी अपनी किताब में खास कर लिखते हैं कि जो इजब के जो शब्द हैं जो प्रयोग किए गए हैं वो इम्परेटिव आदेशात्मक होते हैं, जबकि दूसरी ओर स्वीकृति जो दी जाएगी वो भूतकालीन शब्दों में होती है। खैर एमसीक्यू क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये देखना चाहिए कि पहला कदम प्रस्ताव है, दूसरा उसकी स्वीकृति है। दूसरा स्टेप, अब ये प्रस्ताव स्वीकृति करेंगे कौन? तो सीधी क्वेश्चन उठता है कि पक्षकार ही करेंगे, पार्टीज या उनके बिहाफ पर। तो जो पक्षकार हैं इनकी कैपेसिटी, सक्षमता देखी जाती है। दूसरा, पक्षकारों की सक्षमता। तो पक्षकार क्या होने चाहिए? सक्षम होने चाहिए। तो सक्षमता में क्योंकि मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो पहली कंडीशन ही है कि मुस्लिम हो, यानी दोनों पार्टीज मेल और जो फीमेल हैं
उनका विवाह के समय मुस्लिम होना जरूरी है। दूसरा, मेजर हो यानी वयस्क हो। वयस्कता की आयु पर्सनल लॉ में और स्टैट्यूटरी लॉ में, स्टैट्यूटरी लॉ में 18 साल है और 21 है, किंतु पर्सनल लॉ में जो एज है वो 15 साल है। इसे कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी। मेजर यहाँ देखिए मुस्लिम हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेजर हो तो उसकी एज क्या होनी चाहिए विवाह के मामलों में, तलाक के मामलों में, मेहर के मामलों में 15 साल। शरीयत एक्ट आप देखिए 1937, शरीयत एक्ट देखेंगे, जब आप शरीयत एक्ट देखेंगे 1937 का, उसमें सेक्शन 2 देखिए, उसमें विषय गिनाए गए हैं। तो विवाह के मामलों में, तलाक के मामलों में, मेहर के मामलों में जो एज है वो 15 साल या एज ऑफ प्यूबर्टी दी गई है। और यहाँ पर एक खास बात है कि एक क्वेश्चन देखा जाना चाहिए जिसे कहते हैं हम लोग खयार उल बुलू, यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इस जगह पे एक चीज छुपी हुई है कि जब पक्षकार हैं तो मुस्लिम हैं, मेल है तो मुस्लिम होंगे, फिर मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर मेजर हो तो एज ऑफ मेजॉरिटी 15 साल है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर खैर उल बुलूक क्या है। तो इसको आप दो तरह से देखिएगा। एक देखिएगा मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 सेक्शन 2 में ग्राउंड नंबर 7 में एक रेमेडी दी है मुस्लिम महिला को, फीमेल को, जिसके आधार पर वह अपने विवाह का विच्छेद करा सकती है। और यही रेमेडी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के सब क्लास 2 में दी गई है, 4 में महिला को दी गई। ये भी उल्लेखनीय कि महिला को भी यह अधिकार वहाँ प्राप्त है। तो पहले देखते हैं यह है क्या। खयार उल बुलूक, जब किसी शास्त्रीय विधि के अंतर्गत जब किसी 15 साल से कम व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका विवाह उसके अभिभावक, जो विवाह में कराने वाले अभिभावक होते हैं, उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने करा दिया है, तो जब वह मेजर हो यानी 15 साल की एज पे आ जाए और 18 साल के बीच में उसके पास एक खयार यानी ऑप्शन है कि वह उस विवाह को स्वीकृत कर ले या अस्वीकृत कर ले, यानी रिप्यूडिएट कर सकता है। तो जो विवाह को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना, यानी स्वीकृत करना तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एम्प्लॉयडली हो जाएगा, लेकिन अस्वीकृत करना जो है विवाह का, ये इसका आवश्यक तत्व है। तो कहते हैं जब किसी व्यक्ति का विवाह, अभी इधर नहीं आते हैं साइट में, मुस्लिम शास्त्रीय विधि के अंतर्गत जो इसका कंसेप्ट है खैर उल बुलूक का, जब किसी मुस्लिम यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका विवाह 15 वर्ष से पूर्व उसके विवाहित अभिभावकों के अतिरिक्त किसी अन्य ने करा दिया हो, तब जब वो मेजर हो यानी 15 साल की एज पर, तब वो विवाह को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का विकल्प रखता है। जब उसका प्रयोग करता है तब विवाह को अस्वीकृत करा सकता है। इसे कहते हैं खैर उल बुलूक। इसी बात को ये जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है, इस एक्ट में सेक्शन 2 में देखेंगे ग्राउंड 7 में जाकर, वहाँ पर एक ग्राउंड दिया हुआ है, उसमें ये शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उसके माता पिता या अन्य किसी उसका विवाह करा दिया। यहाँ पर केवल ये अधिकार फीमेल को प्राप्त है। इस एक्ट में यह अधिकार केवल महिला को प्राप्त है कि उसका विवाह अगर 15 वर्ष से पूर्व करा दिया गया है और 18 साल के बीच में वह अपने विकल्प का प्रयोग करके उस विवाह को निराकृत यानी रिप्यूडिएट करा सकती है। शर्त यह है कि उसके बीच उस दौरान 15 से 18 यहाँ पर बालिग होने पे है, वहाँ मैरिज कंज्यूम ना हुई हो, तो ऐसा विवाह निराकृत करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकेगी। दूसरा, इसी प्रकार की रेमेडी हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में सेक्शन 13(2) में, जिसमें 4 ग्राउंड दिए हैं, महिलाओं को प्राप्त होता है। जो चौथा ग्राउंड है, ठीक यही अधिकार वहाँ पर भी आपको वर्णित
दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पक्षकार कौन है सक्षम, तो मुस्लिम है, मेजर हो, फीमेल हो, और एज ऑफ मेजोरिटी 15 ईयर्स है, और इस पर खैरुल बुलूक को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ आई कि अगर वो माइनर है, 15 से कम है, तो क्या वो अवयस्क हो गया? तो अवयस्क खुद तो कंसेंट दे नहीं सकता, इसलिए उसके बिहाफ पर उसका विवाह क्या उसके अभिभावक करा सकते हैं। तो आप देखेंगे जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक कहते हैं वलायत या विलायत कहते हैं, विलायत यानी गार्जियनशिप। तो गार्जियनशिप मुस्लिम लॉ में 3 तरीके की दिखाई पड़ेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखभाल करना, अगर कोई व्यक्ति जो उसकी संपत्ति की देखभाल करना, सुरक्षा करना, जो उसके शरीर की रक्षा यानी बॉडी की देखभाल करे, और जो मैरिज में करे। तो 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन देखिए मुस्लिम लॉ में, गार्जियनशिप में, वलायत में। तो विलायत माल यानी नेचुरल गार्जियन, जो अवयस्क के शरीर की अलावा तो उसके संपत्ति की भी देखभाल करते हैं, संपत्ति के ट्रांसफर आदि से संबंधित होते हैं, वो नेचुरल गार्जियन है। जो दूसरी कैटेगरी में आ रहा है, जो उसकी शरीर की देखभाल करते हैं, बॉडी की देखभाल करना, तो इसे कहते हैं हिजानत का अधिकार। हिजानत, ये एक अच्छा सवाल है, यहाँ पर इसे देखा जाना चाहिए। जब किसी अवयस्क के शरीर का जो देखभाल करना है, तो शरीर का देखभाल कैसे करना है, तो इस राइट को तो हिजानत का अधिकार दिया गया, लेकिन इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि ये अधिकार मातृपक्ष अथवा माता की ओर ही जाता है, क्योंकि माता ही बच्चे को शरीर की देखभाल ज़्यादा अच्छा कर सकती है। लेकिन बस यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि किस उम्र तक देखभाल करेगा, क्योंकि नेचुरल गार्जियन में जो राइट छुपा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी, बॉडी दोनों की देखभाल कर सकता है नेचुरल गार्जियन जो होगा। लेकिन यहाँ पर जो शरीर संबंधित कस्टडी का अधिकार है, कस्टडी यानी हिजानत का जो अधिकार है, वो मदर का है। तो उसके लिए एज देखनी पड़ती है, अगर मेल है बच्चा और फीमेल, तो इसमें भी बहुत विस्तार नहीं देखते, केवल 2 ही स्कूल्स में देख लेते हैं। सुन्नी विधि में अगर मेल है तो 7 ईयर्स तक, 7 साल तक की उम्र तक, और फीमेल है तो 15 साल तक की उम्र तक उसकी जो शरीर की देखभाल का अधिकार है वो मदर का होता है, इसे हिजानत कहते हैं। और अगर शफी हैं तो ये तो लड़के के संबंध में उम्र तो यही रहेगी, कि लड़की के संबंध में उसके विवाह तक के देखभाल करने का अधिकार उसकी मदर का हो जाता है। अगर शफी हैं तो वहाँ पर मेल के संबंध में, पुरुष के संबंध में, तो 7 साल तक की उम्र तक के बच्चे की देखभाल जो करेगी वो उसकी मदर करेगी, हिजानत का अधिकार रहेगा। और लड़की की उम्र जहाँ आएगी वहाँ 15 साल की जगह जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है तब तक मदर के पास हिजानत का अधिकार रहेगा। तो 2 चीज़ें देखिए, ये वलायत देखिए, वलायतुल माल, वलायतुल इसको कहते हैं हिजानत जहाँ आई थी, तो आप देखा नेचुरल गार्जियन हुए। ये हिजानत यानी शरीर की रक्षा का अधिकार, इसे कहते हैं वलायतुल नफस। वलायतुल नफस यानी हिजानत यानी कस्टडी का अधिकार, तो ये मदर के साथ था। तीसरा, अब जो ये आर्ट है कि ये माइनर है, 15 साल से एज कम है, अब उसका विवाह कौन कराएगा, तो जो विवाह कराते हैं उन्हें वलायत ज़बर कहते हैं, वलायत ज़बर। वलायत ज़बर कहते हैं। ऐसे अभिभावक जो किसी अवयस्क का विवाह कराने में सक्षम है, उनका नाम, कैटेगरी जिनको नाम गार्जियन में, उन्हें जबर कहा जाता है। तो गार्जियनशिप में भी आपने देख लिया, यहीं पर जोड़ते हुए कि 3 प्रकार के संरक्षक बताए जाते हैं मुस्लिम में। नेचुरल गार्जियन, वलायतुल नफस, नफस का मतलब हिजानत का अधिकार, शरीर की रक्षा का अधिकार, और तीसरे उसके विवाह कराने के लिए जो गार्जियन हैं। तो विवाह कराने वाले गार्जियन जो हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं सुन्नी लॉ में और शिया क्लास में, कि कौन विवाह करा सकेगा। तो सुन्नी विधि में जो विवाह कराते हैं ज़्यादातर उनकी कैटेगरीज में फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ब्रदर हैं, और ब्रदर साइड, फादर साइड के जिनको हम हिंदू विधि में कहते हैं एग्नेट्स हैं,
पिता के संबंधी फिर माता के संबंधी विवाह करा सकते हैं। शेयर्ड लॉ में केवल फादर और ग्रैंडफादर ही माने जाते हैं। खैर ये गार्जियनशिप का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना चाहिए कि अगर उसकी उम्र 15 साल से कम है तो वो स्वयं सहमति देने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसके विवाह पर उसके गार्जियन विवाह को संपन्न करा सकते हैं, और जो गार्जियन विवाह को संपन्न कराते हैं उनका नाम जबर कहलाते हैं। बस ये आपको यहाँ पर याद रखें। ठीक, अब मुस्लिम हो, मेल हो, फीमेल हो, और यहाँ पर आपने देख लिया मेजर हो, और फिर ये साउंड माइंड भी होने चाहिए। यानी साउंड माइंड मैंने विवाह के समय उनकी जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ होनी चाहिए, और अगर अस्वस्थ चित्त हैं तो उनके लिए उनके विवाह के जो गार्जियन हैं विवाह करा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब चाइल्ड मैरिज कराई जाती है, जब 15 साल जो आयु है, क्योंकि आयु की जो है विवाह की जो स्टेटरी लॉज कहता है वो 18 और 21 साल है, किंतु अगर इसका वायलेशन करा के विवाह कराया गया, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल है, और हिंदू विध में भी आप देखते हैं कि जब सेक्शन 5 में सब प्लस रोमन 3 में कि विवाह की आयु 18-21 लिखी, ऐसी कंडीशन में जब उससे बिलो कम आयु में विवाह कराया जाता है तो विवाह का परिणाम हमेशा याद रखें, विवाह का परिणाम तो विधिमान रहता है, किंतु ऐसा विवाह दंडनीय बनाया गया है। नीदर वाइड नॉर वाइडेबल बट ओनली भी पनिशेबल है, इसको हमेशा याद रखिए। ऐसा विवाह वैध रहेगा, ना तो शून्य होगा ना ही शून्य करनी होगा, किंतु पनिशेबल होगा। ये कितनी चीज आपको क्लियर हो गई। दो कंडीशन हो गई, प्रस्ताव स्वीकृति, सक्षमता, कैपेसिटी यानी। अब इसके बाद सहमति आ गई। अब ये बड़ा एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट जब आप देखते हैं तो कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। तो विवाह की जो सहमति है, विवाह के लिए जो सहमति दी जाए, जो पक्षकार सहमति दे रहे हैं वो कंपल्शन में नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन में नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन में नहीं होनी चाहिए। कंपल्शन माने व्यवस्था। इस पर बहुत गौर देखिएगा कि अगर व्यवस्था में कोई विवाह कराया गया है, कंपल्शन में सहमति व्यवस्था पूर्वक ली गई है, तो ऐसा विवाह बातिल होता है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो। बट एक्सेप्शन लगा हुआ ये पूछा जाता है बहुत, खासकर उत्तराखंड वगैरह में अक्सर ये सवाल आता है। हनफी विधि को छोड़कर, एक्सेप्ट हनफी विधि को छोड़कर, हनफी विधि को छोड़कर अन्य, हनफी विधि को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों में जब कंपल्शन में मजाक में कोई विवाह संपन्न कराया गया हो तो बातिल होता है। इट मीन्स हनफी लॉ में ऐसे विवाह विधिमान्य होगा, विधिमान्य होगा। हनफी में एक्सेप्शन है, और ये सुन्नत पर आधारित है। क्लियर हो गया कि एक सवाल बस यही भी याद रखना चाहिए कि व्यवस्था में कराया गया निकाह क्या होगा, शून्य होगा, बातिल होगा, चाहे सुन्नी हो शिया हो, एक्सेप्ट हनफी, हनफी विचारधारा को छोड़कर। क्यों? यहाँ विधिमान्य होगा, ये सुन्नत पर आधारित है। तो 3 कैटेगरी आपने देख ली यहाँ पर, प्रस्ताव, इजाब कबूल, सक्षमता कैपेसिटी, सहमति, और सहमति के बाद यानी कंसेंट के बाद मेहर। मेहर माने लोग डावर लिखते हैं, लेकिन डावर का सही शब्द है नहीं। मेहर, अब इसके ऊपर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेहर को जब भी आप देखेंगे तो 2 चीज़ याद रखिए कि मेहर क्या है। तो मेहर के संबंध में आपको बहुत ही विधि शास्त्रियों के, मुस्लिम विधि शास्त्रियों के कथन मिलेंगे। तो 2 चीज़ें याद रखिए। आमिर अली साहब कहते हैं कि जो है मेहर है, जो कि हिदायत से भी लिया गया है, कि आमिर अली साहब कहते हैं कि टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है। मेहर क्या है? स्त्री के सम्मान का सूचक है। मेहर क्या है? हमेशा याद रखना है, मेहर क्या है? व्हाट इज मेहर?
टोकन ऑफ रेस्पेक्ट स्त्री के सम्मान का सूचक है, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है, स्त्री के सम्मान का सूचक है, पहला। दूसरा, एक चीज बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, अभी कुछ समय पूर्व एक परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन था कि अगर किसी विवाह में मेहर नहीं है तो विवाह की विद्यमानता पर क्या प्रभाव पड़े। तो विवाह हमेशा मेहर नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। लॉर्ड पार्कर ने हमीरा बीबी वर्सेस जुनैदा बीबी के मामले में लॉर्ड पार्कर ने कहा कि मेहर निकाह की आवश्यक प्रसंगति है, यानी मेहर इज इंसिडेंट ऑफ वैलिड निकाह। मेहर इज अ इंसिडेंट, मेहर क्या है, प्रसंगति है, यानी निकाह की अवधारणा से आप उसे जुदा नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर निकाह है तो उसकी प्रेजेंस बिल्कुल होगी, बिना मेहर के आप निकाह के संबंध में कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना आवश्यक तत्व है। तो इट मीन्स अगर मेहर नहीं भी है विवाह समय तो बाद में तय किया जाएगा, इसलिए विवाह विद्यमान रहेगा। तो मेहर के लिए दो चीज़ें याद रखनी है कि मेहर क्या है, स्त्री के सम्मान का सूचक है, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। दूसरा, हमीरा बीबी वर्सेस जुनैदा बीबी में लॉर्ड पार्कर ने कहा कि मेहर क्या है, विवाह की आवश्यक प्रसंगति है, मेहर एज अ इंसिडेंस ऑफ निकाह। दो चीजें याद रखिए। अब यहीं पर देखिए, तो मेहर जो है, जो आप देखते हैं तो वो अमाउंट, धनराशि, मेहर में धनराशि छुपी होती है। हिंदू विवाह के अगर प्राचीन स्वरूप देखें तो उसमें असुर विवाह की एक कैटेगरी होती है, उसमें पुरुष की ओर से कुछ धन महिला के घर वालों को दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार का स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है कि मेहर पुरुष की ओर से महिला के सम्मान के लिए धनराशि दी जाती है। इट मीन्स अब मेहर क्या होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आप मेहर को वर्गीकृत कर सकते हैं। मेहर दो भागों में बढ़ जाएगा। नंबर एक, मेहरे मुसम्मा, मेहरे मुसम्मा, मेहरे मुसम्मा, अगर आपने धनराशि निश्चित कर ली है, निर्धारित है, स्पेसिफाइड, इसे कहते हैं स्पेसिफाइड। अगर आपने मेहर निर्धारित कर लिया कि निकाह के समय हम मेहर देंगे, रकम कोई भी हो भी यहाँ पर XYZ, तो अगर मेहर निर्धारित है तो उसे कहते हैं मेहरे मुसम्मा। ठीक। दूसरी ओर जहाँ मेहर निर्धारित नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, क्या है, अनस्पेसिफाइड है, उसे कहते हैं मेहरे मिस्ल, उसे कहते हैं मेहरे मिस्ल। जहां पर मेहर निर्धारित है, हम 10,000 रुपये देंगे, निर्धारित है, मुसम्मा। जहां निर्धारित नहीं है उसे कहते हैं मेहरे मिस्ल। इसे रिवाजी मेहर कहा जाता है, इसे रिवाजी मेहर भी कहा जाता है, इसे रिवाजी मेहर भी कहा जाता है। ये रिवाज यानी कस्टम क्यों कहा जाता है बताते हैं अभी। ऐसा मेहर जो विवाह के समय निर्धारित है, स्पेसिफाइड है, मुसम्मा है। जो निर्धारित नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, वो मिस्ल है। मिस्ल को रिवाजी मेहर कहा जाता है। रिवाजी कौन कहता है, अमीर अली कहते हैं। अमीर अली कहते हैं कि ऐसा मेहर रिवाजी। क्यों, रीज़न ये है कि उस महिला के, ये उत्तराखंड में शायद मेरा ख्याल है 3 साल पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, रिवाजी क्यों है, तो इसलिए क्योंकि वो जो पत्नी है जिसका साथ जिसको मेहर दिया जाना है, उसका रूप कैसा है, उसकी आयु कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये देखा जाए। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, यानी उसके पिता की ओर से कि
मेहर कितना बना था, उनके पैटर्नल आंटी से कितना मेहर मिला था, इसके आधार पर तय किया जाता है प्रॉपर मेहर। तो इसे इसीलिए कहते हैं इसे रिवाजी मेहर। तो रिवाजी मेहर आमिर अली कहते हैं। अब जब एक बार निश्चित हो जाए कि मेहर फिक्स कर दिया गया है 5,000 10,000 जितना भी करना है, तब दूसरा क्वेश्चन उठता है उसका भुगतान जब किया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, भुगतान के आधार पर पुनः मुसम्मा जो मेहर है वो दो भागों में दिखाई पड़ता है। पहले क्या देखा था कि अमाउंट तय कर लो कितना होना चाहिए, या तो तय करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो बाद में तय करना पड़ेगा। दूसरा, जब तय कर लिया है तब कोई समस्या नहीं, तब कितना दिया जाएगा इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। भुगतान जब करना है तो भुगतान करते समय या तो प्रॉम्प्ट कहलाता है, क्या होगा मेहर, प्रॉम्प्ट होगा। प्रॉम्प्ट माने तुरंत मांग पर देय, प्रॉम्प्ट माने तुरंत मांग पर, पत्नी के द्वारा मांगने पर, मांगे जाने पर, मांग पर दे, इसको कहते हैं। अब चूंकि आपको उसके जो टेक्नोलॉजी है उसके शब्द, जैसे यहाँ मुसम्मा शब्द याद रखा था, ठीक आपको जो लफ्ज़ प्रयोग किए गए उन्हें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मेहरे मुअज्जल शब्द का प्रयोग किया गया। मुँह, ए देखिए ए शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, मुअज्जल, मुअज्जल यानी मेहरे मुअज्जल। जो मांग पर देय हो मेहर, पत्नी द्वारा विवाह करने के पश्चात, चाहे जब मांगे, विवाह करने के पश्चात चाहे तुरंत मांगे चाहे जब मांगे, तुरंत दे है, वो क्या कहलाता है, मेहरे मुअज्जल। और दूसरी ओर आस्थगित मेहर, डेफर्ड, क्या कहते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट था वैसे डेफर्ड है। डेफर्ड माने आस्थगित, डेफर्ड माने आस्थगित, यानी अब वो बाद में दिया जाए। कब दिया जाएगा, तो उसके लिए आप एक फार्मूला तैयार कर लिए, डिसोल्यूशन, या तो कभी मांगा जा सकता है, उसका अंतिम बिंदु देखने के लिए, अगर मैरिज डिसॉल्व हो रही हो या तो डिवोर्स से, या तो डिवोर्स से हो रही हो या डेथ से हो रही हो, चाहे तो पति लाइफ टाइम में कभी भी उसको आस्थगित मेहर दे सकता है। तो जो मांग पर दे रकम तय कर ली जाती है, जैसे स्पेसिफाइड मेहर 10,000 रखा गया था, तो इसमें प्रॉम्प्ट कितना होगा, तो तय कर लिया गया कि 3,000 प्रॉम्प्ट होगा, 7,000 जो है वो डिफर्ड होगा, 7,000 डिफर्ड होगा। यानी ये तो मांग पर देय होगा, लेकिन जो बचा हुआ है जो किसी घटना पर आधारित है, जो मांगे जाने पर देय नहीं है, क्या हो सकता है, या तो डेथ पे दिया जाए या मैरिज डिसॉल्व हो जाए तब दिया जाए। ऐसे मेहर को डिफर्ड यानी मेहरे ये मुअज्जल लिखा था। यहीं पर आप देखिए इसी में मेहरे मुअज्जल, ये देखिए ये डब्ल्यू होगा यहाँ पर, एक ही जगह मेहरे मुअज्जल यानी मेहरे मुअज्जल हो गया। तो मेहरे मुअज्जल क्या है, प्रॉम्प्ट, मांग पर दे। मुअज्जल क्या है, जो किसी घटना पर दे यानी आस्थगित है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल काफ़ी ध्यान रखे जाते हैं। इन पर केस ला अलग अलग है, इस पर 2 केस हैं जो बाद में कभी लॉन्ग के लिए डिस्कस करेंगे, केस का नाम नोट कर सकते हैं। इस बिंदु पर मेरे मुअज्जल पर अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस है, जस्टिस महमूद साहब ने डिसाइड किया है। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विवाह की शर्तों पर भी है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पर भी है, और मेहर की प्रकृति भी बताता है कि अगर भुगतान नहीं किया है तो उसका प्रभाव क्या होगा। दूसरा, जहाँ पर डिफर्ड मेहर है और मेहर न दिया जाए, तो मेहर न देने के बाद अगर पति की मृत्यु हो जाए, अगर पति जीवित तब तो ले सकती है, पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी का क्या अधिकार रहेगा, पत्नी का अधिकार क्या रहेगा, तो उस पर यहाँ पर देखते हैं कि उसका मेहर अदा नहीं किया गया है, तो उसे कहते हैं विधवा का धारणा अधिकार। धारणा अधिकार माने राइट टू लियन, राइट टू
लियन, LIEN। राइट टू लियन का मतलब होता है धारणा अधिकार, संपत्ति को धारण करने का अधिकार। एक विधवा जिसकी संपत्ति जिसका मेहर अदा नहीं किया गया है, अनसिक्योर्ड डेट है, इसलिए इसको कैसे वो प्राप्त करे, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विधवा का धारणा अधिकार, राइट टू लियन। अर्थात वो पति की जो संपत्ति है उस पर कब्जे को बनाए रख सकती है शांतिपूर्वक तरीके से, और अन्य कोई अधिकार धारण नहीं करती, जैसे कि एलिनेट कर दे, ट्रांसफर कर दे, ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। केवल तब तक उस संपत्ति को धारण कर सकती है जब तक कि उसका मेहर अदा ना हो जाए। इस बिंदु पर मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद साहब का केस है 1925 का, प्रिवी काउंसिल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस पर मैना बीवी का केस है, मैना बीवी के नाम से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1925 अपील केस है प्रिवी काउंसिल। किस बात पर है? वो महिला जिसका मेहर अदा नहीं किया गया है, विधवा है, तो क्या कर सकती है? संपत्ति पर कब्जे को बनाए रख सकती है, पीसफुली अंतरित नहीं कर सकती। उसकी स्थिति केवल एक यूज़फर्स्ट्री की तरह होती है कि उस पर जो पैसा है मिलता रहे, उसको निकाल ले, अपने मेहर को सेटिस्फाइड कर ले, और उसके अलावा उसको कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। तो ये मेहर पे इतना हुआ। एक चीज़ और मेहर पे देखनी है आपको, यहाँ पर निकाल दे इसको। कि मेहर का जो अमाउंट हमने बताया था क्या होता है, धनराशि कितनी होनी चाहिए, इस पर भी सवाल देखिए कि आप मेहर में क्या मांग सकते हैं। सुन्नी विधि के अंतर्गत और शियत विधि के अंतर्गत। तो देखिए मिनिमम न्यूनतम, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया, मिनिमम 10। ये मेहर का अमाउंट है 10 दिरहम। ये वैल्यू है सिक्कों की अरबिक में, 10 दिरहम, 10 दिरहम मिनिमम। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कितनी भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखना कि सुन्नी विधि के अंतर्गत कि जो मेहर दिया जाना है, कम से कम न्यूनतम राशि जो होगी 10 दिरहम होगी। दूसरी ओर शियत लॉ में जो रकम होगी, अब वो मिनिमम के बजाय मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम 500 दिरहम होगी, मिनिमम की बात नहीं करते। मिनिमम कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होगी। रीज़न यह है कि पैगंबर साहब की जो बेटी थी, पुत्री, उनके लिए जो मेहर बंधा था वो 500 दिरहम था। तो उसे मेहर सुन्नत भी कहते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं मेहर सुन्नत भी कहते हैं, इसे इसीलिए मेहर ए सुन्नत भी कहते हैं। और चूँकि ये उनकी बेटी फातिमा के जो दिया गया था 500 थी पैगंबर साहब के यहाँ, इसलिए उसे फातिमी मेहर भी कहा जाता है, इसे फातिमी मेहर भी कहा जाता है। जो फातिमीद हैं वो इस बात को मानते हैं। तो सुन्नी लॉ में मिनिमम 10, शियत लॉ में 500, इससे ऊपर मेहर नहीं होती है। तो इतनी चीज़ आप क्लियर हो गई। ब्रीफ में और इसको कर लेते हैं। ये आपका ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई थी, इसके बाद आपकी कैपेसिटी हो गई थी, कैपेसिटी के बाद आपने देख लिया था कंसेंट, कंसेंट के बाद आपने देख लिया मेहर, मेहर की वो विटनेस हुआ था कि नहीं मेहर हो गया था। अब विटनेस, गवाह, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था कि विवाह के समय सुन्नी विधि के अंतर्गत गवाह होने चाहिए। आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं गवाह संबंधित विधि को। 2 गवाह होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, मेल होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो ऐसा विवाह फासिद होगा। और शियत लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसा विवाह वैलिड होगा। और एक चीज़ याद रखने वाली है कि शिया विधि में
विवाह के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती, किंतु तलाक के समय गवाहों की आवश्यकता होती है। किंतु सुन्नी विधि में तलाक के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। मेयर विटनेस। अब एक चीज देखिए, आखिरी, वन सिटिंग, एक बैठक, ये लास्ट इसका एसेंशियल है। एक बैठक, जो विवाह में जो कार्रवाई की जा रही है, प्रस्ताव, स्वीकृति, जो भी औपचारिकताएं की जा रही हैं, वो मजलिस वाहिद में की जानी चाहिए। मजलिस वाहिद मतलब होता है, वाहिद माने अकेलापन, मजलिस माने मीटिंग है, तो एक मीटिंग में, सिंगल मीटिंग में वो कार्रवाई संपूर्ण की जानी चाहिए। जस्टिस सुलेमान साहब ने केस में कहा कि जिस प्रकार कोई भी विवाह को पूरा करने के लिए कोई प्रोसीजर, प्रक्रिया होती है, तो मुस्लिम विवाह के लिए प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो कब की जानी चाहिए, एक बैठक। जैसे मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो जब स्वीकृति दी जानी है तो उसी तारतम्यता में, तो जो जिसको स्वीकृति देनी है मेरे सामने, उसे स्वीकृति देने के बजाय वो उठकर चली, फिर घूम के लौट के आई, बहुत समय बाद फिर बैठ गई 2 घंटे बाद, अब कहती है मैं स्वीकार करती हूँ। तो अभी देखने में तो विधि की दृष्टि में जैसे देखा जाए तो बड़ा ही एक ही बैठक है, लेकिन इनाई अफला जब देखेंगे तब इसमें तारतम्यता नहीं है, तो ब्रेक हो गया। इसलिए जो भी प्रस्ताव और स्वीकृति किए जाए उनमें तारतम्यता बनी रहे, एक मीटिंग में किए जाने चाहिए, अन्यथा विवाह विद्यमान नहीं होगा। इसलिए सुलेमान साहब कहते हैं कि ड्यू कोर्स है, ड्यू प्रोसेस है, उचित प्रक्रिया, विहित प्रक्रिया है, इसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। अतः ये पहली कंडीशन चैप्टर कंप्लीट होगा यहाँ पर कि आवश्यक शर्तें क्या हैं, प्रस्ताव स्वीकृत होनी चाहिए, उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं है, पार्टीज सक्षम होने चाहिए, कैपेसिटी, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मेयर होना चाहिए, शहादत यानी विटनेसिंग होनी चाहिए, और ये सारा काम एक मीटिंग में संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं अक्ड, AQUD। अब तुम्हारे संविदा तैयार हो गई, यहाँ तक का पहली कंडीशन, जनरल कंडीशन आपकी तैयार हो गई। इसके बाद अवरोध बचेंगे कि इस पर, वहाँ पर क्या अवरोध लगाए गए हैं। तो इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट